तू और मैं, तुझ में और मुझ में फ़र्क आ ही जाता है। भले ही फ़र्क ना भी हो, रत्ती भर भी फ़र्क ना हो, लेकिन जैसे ही तू और मैं बोला जाता है तो फ़र्क आ ही जाता है। जैसे ए और बी दोनों जुड़वा बहनें हैं, दोनों की एक ही उम्र है, दोनों का एक कद है, एक वज़न है, एक रूप है, एक रंग है, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, दोनों का इंटरेस्ट भी एक ही है, दोनों का ब्लड ग्रुप भी एक है, दोनों दिखती भी एक जैसी है। लेकिन एक बार क्या होता है कि क्लास टेस्ट होता है और ए के आते हैं 90%, बी के आते हैं 85%। ए जाकर बी को बोलती है, तेरे तो हमेशा मेरे जैसे मार्क्स आया करते थे, हम दोनों के एक ही मार्क्स आया करते थे लगभग, आज तेरे 85% आ गए और मेरे 90% आ गए। देखा आपने कितनी सारी समानताएं हैं ए और बी में। जैसे ही ये भेद पड़ा मार्क्स का, तू और मैं निकल गया ए के मुंह से। तू और मैं निकलता ही जब है जब हम जजमेंट करते हैं सामने वाले के ऊपर। कभी कोई ऐसा मनुष्य देखा है आपने, या फिर आप अपना ही गिरबान में झांक कर देखिए, क्या आपने कभी खुद को जज करा है? खुद को कोई भी जज नहीं करता, कर भी नहीं सकता। जज सदा दूसरों को ही किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो खुद को जज करने बैठता है क्या? वो सामने उसके जो मुकदमा हो आता है दो पार्टियों के बीच, उन दोनों पार्टियों के को सुनने के लिए बैठता है, समझने के लिए बैठता है, फिर उसके बाद अंत में जजमेंट देता है कि कौन सी पार्टी का क्या हक बनता है और कौन सी पार्टी की लायबिलिटी बनती है, किसको कितनी फ़ाइन मिलनी चाहिए, क्या सज़ा मिलना चाहिए, सब जजमेंट में लिखता है न्यायाधीश। यही खेल हर मनुष्य के जीवन में होता है। तो जैसे ही आप जज करते हैं सामने वाले को, तभी तू मैं निकल जाता है। क्योंकि अगर आप सामने वाले को भी अपने ही समझते, अपने जैसा ही समझते, या स्वयं आप ही समझते दूसरे को भी, तो जजमेंट ना होती।
ए ने जब बोला बी को तेरे मार्क्स कम कैसे रह गए, तो ए ने जज करा अपने मार्क्स के क्राइटेरिया पर। 90% ए के आए थे, बी के 85%। तभी तू निकल जाता है। जब आप जजमेंट करते हैं कोई एक कसौटी को लेकर, तो अगर सामने वाले व्यक्ति उस कसौटी पे खड़ा उतरता है तब तू मैं निकलता नहीं है, निकलेगा भी नहीं। जब या तो उस कसौटी से ऊपर चले जाता है या फिर नीचे गिर जाता है, तब भेद आ जाता है। तब मुंह से निकलता है कि ये तो हमसे इतना गरीब है, ये तो हमसे इतना अमीर है, यह तो हमसे इतना गोरा है, तू तो मुझसे इतना काला है, तू मुझसे इतना लंबा है, तू मुझसे इतना मोटा है, तू मुझसे इतना शक्तिशाली है। और जब तक जजमेंट बना रहेगा तब तक तू मैं बना रहेगा, और जब तक तू मैं बना रहेगा तब तक एकता का भाव कभी आ ही नहीं सकता, यूनिटी कभी आ ही नहीं सकती। तब तक हम वी का भाव कभी आ ही नहीं सकता। एक पंछी जो है वह आकाश से कितना छोटा है, कितना भिन्न दिखता है, लेकिन जब आकाश में उड़ता है तब क्या कोई कभी भिन्नता नज़र आती है? यूँ लगता है जैसे पंछी आकाश में समा गया या आकाश पंछी में समा गया, दोनों एक, कोई भिन्नता ही नहीं है। यूँ भी देखा जा सकता है पंछी और आकाश दोनों साथ साथ उड़ रहे हैं, ये होती है एकता। भिन्न होकर भी एक, भिन्न होकर भी ये पता लगाना पाना मुश्किल है कि हकीकत में भिन्नता है भी या नहीं। ये होती है एकता, इसे बोलता है एक हो जाना। और ध्यान रहे जहाँ तू और मैं सदा बना रहेगा, वहाँ प्रेम कभी प्रकट नहीं हो सकता, हमेशा जजमेंट ही जजमेंट रहेगी। इसलिए ईसा जैसे प्रेमियों ने बोला है, डू नॉट जज। बड़ी गहरी बात बोली है ईसा ने, सिंपल सी बात बोली है, डू नॉट जज। हम भी आजकल बोलते हैं कि दूसरों को जज मत करो, लेकिन ईसा का बड़ा गहरा मतलब है ईसा के इस वचन में, क्योंकि जब जज करना आप बंद कर देते हैं तभी प्रेम आपके ऊपर प्रकट हो सकता है, तभी आप प्रेम में डुबकी लगा सकते हैं। जब तक जजमेंट बना रहेगा तब तक प्रेम कभी प्रकट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ये कहानी मैंने ओशो से सुनी थी। लाओस से एक चीनी फ़कीर एक सीनरी देखने गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जितनी मेरे भीतर अभी आ रही है वो मैं आपके सामने बोलूँगा।
थोड़ी 19-20 हो सकती है, लेकिन भाव वही है, मैसेज वही कन्वे होगा इस स्टोरी से। लाओ त्सु से मिलने एक ट्रैवलर आया था। बहुत सुना था उसने लाओ त्सु के बारे में कि आत्मज्ञान को प्राप्त कर गया है, इससे ज्ञानी और कोई नहीं है पूरे गांव में। बड़ी दूर से आया था ट्रैवलर। तो लाओ त्सु गया सीनरी पर, ट्रैवलर भी उसके साथ साथ आया सीनरी देखने। पहाड़ पर गए थे, चोटी पर, वहाँ से पूरी सीनरी देख रहे थे। तो ट्रैवलर बोला, देखा वो भी सीनरी को, 2 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, फिर उसने लाओ त्सु की तरफ देखा। लाओ त्सु की आंखें तो ऐसे जैसे कि पूरी सीनरी में ही डूब गई है। लाओ त्सु तो पूरा निहार रहा था पूरे दृश्य को, कुछ बोल ही ना रहा था। तो ट्रैवलर से रहा नहीं गया, धैर्य असमर्थ था। बोला कि वाह कितनी सुंदर सीनरी है। लाओ त्सु की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, वो सीनरी देखने में ही मग्न था। तो ट्रैवलर भी फिर क्या करता जब उसको जवाब नहीं आया लाओ त्सु का। तो वो भी फिर सीनरी देख रहा था, लेकिन तब उसके अंदर धैर्य टूट चुका था। धैर्य उसके अंदर तभी टूट गया था जब उसने ये बोला कि सीनरी कितनी मस्त है। एक धैर्यवान लाओ त्सु जैसा, वो तो केवल निहारता ही रहेगा, निहारता ही रहेगा, सदा निहारता रहेगा। यह है एक धैर्यवान व्यक्ति। फिर थोड़े क्षणों बाद जब वापस लौटे लाओ त्सु और ट्रैवलर अपनी झोपड़ी में, तब लाओ त्सु ने बोला उस ट्रैवलर को, तुम बोलते बहुत हो। बड़ी हैरानी की बात है। ट्रैवलर भी हैरान हुआ, चकित हुआ। जबकि बोला क्या था ट्रैवलर ने कि कितनी सुंदर सीनरी है, केवल इतना ही बोला था। फिर भी लाओ त्सु ने बोला कि तुम बोलते बहुत हो। एक धैर्यवान व्यक्ति के लिए, एक प्रेमी के लिए इतना भी बहुत होता है। और एक अधैर्य व्यक्ति के लिए, जिसके अंदर प्रेम का कोई भाव ही नहीं है, उसके लिए सारा भी कुछ नहीं होता। जब सीनरी इतनी सुंदर ही लग रही थी तो बोलकर जाहिर करने की क्या जरूरत थी? क्या इस सुंदरता का आंखों से देखकर आनंद नहीं उठाया जा सकता? क्या लगातार निहार कर लुत्फ नहीं लिया जा सकता इस सुंदर सीनरी का? बोलने की क्या जरूरत थी? बोलकर तुमने यह जाहिर कर दिया कि तुम ऊब गए, तुम सीनरी से ऊब गए। और जो तुम्हारा बोला हुआ सेंटेंस था कि सीनरी कितनी सुंदर है, बस उस सेंटेंस के बोलने तक ही वो सुंदर थी, उसके बाद वो बदसूरत हो गई। जजमेंट आ गई, प्रेम गिर गया। यह भी तो जजमेंट ही तो है कि कितनी सुंदर है। तुम जज करते कैसे? कोई कसौटी अपने मन में तुमने कसौटी बना ली होती है, तुमने कोई और सीनरी से कंपेयर करके तुम बोलते हो कि ये सीनरी सुंदर है, वरना बोलोगे कैसे? एक छोटा बच्चा
माँ की कोख से निकलता है, हल्का सा बड़ा होता है, माँ का दूध पीता है, परिवार वालों को देखता है, एकदम मौन होकर देखता है, कुछ समझ ही ना आता उसको, क्योंकि बच्चे का चित्त जो होता है वो बिल्कुल शून्य होता है शुरुआती दिनों में, न्यू बॉर्न का। तो वो जजमेंट करेगा भी तो कैसे करेगा। फिर बच्चा जैसे जैसे धीरे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाती है, क्योंकि जजमेंट बढ़ता जाता है, क्योंकि चित्त में भरता जाता है सब कुछ। इसलिए ईसा बोलते हैं डू नॉट जज। ये केवल मनुष्य से मनुष्य के ताल्लुकात में नहीं, ये नहीं कि आप दूसरे मनुष्य को जज ना करें, आप कुछ भी जज ना करें, जज ही ना करें, जजमेंट ही छोड़ दे। जहाँ जजमेंट आपने करी वहीं से दुविधा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है आपके जीवन में। एक और उदाहरण देता हूँ मैं अपने स्कूल के दिनों में एक हॉस्टल में था। वहाँ पे मेस का खाना बनता था। हर फ्राइडे एक मिठाई बनती थी, खीर बनती थी हर फ्राइडे। तो बच्चों को बहुत पसंद थी खीर, खाते थे। अगले फ्राइडे क्या हुआ कि जो खीर थी वो चावल हल्के से जल गए, बिल्कुल हल्के से, मतलब खाने लायक थी, लेकिन टेस्ट हल्का सा जला हुआ आ रहा था। अब मेरे दोस्त ने एक टुकड़ा लिया खीर का, खाया, टेस्ट करके बोला अरे ये तो जली हुई है। जैसे ही उसने बोला ये तो जली हुई है तो उसका खाने का मन ही ना करा, और मैं खीर पूरी खा गया। हल्का सा टेस्ट आ रहा था जले हुए का, लेकिन खाने लायक थी। ये नहीं कि पेट खराब कर देगी आपका। मेरे दोस्त ने जजमेंट करके अपने लिए ही दुविधा खड़ी कर दी और वो उस खीर का लुफ्त नहीं उठा पाया। यही जजमेंट करके आप कर देते हैं अपने जीवन को खराब। आनंद उठाया जा सकता था इस जीवन में, लुफ्त उठाया जा सकता था उस व्यक्ति से, खुशियाँ बांटी जा सकती थी उस व्यक्ति से, लेकिन जैसे ही जज करा आपने कि ये तो ऐसा है, यह तो उसको मानता है, वैसे ही आनंद गिर जाता है, खुशियाँ गिर जाती है और एक पैनी नज़र आ जाती है। फिर शक की निगाहें जन्म ले लेती हैं। वही तू मैं का भाव भी पैदा हो जाता है। तू तो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। और फिर जहाँ तू मैं का भाव पैदा हो जाता है वहाँ एकता गिर जाती है, और जहाँ एकता गिर जाती है वहाँ प्रेम का सेतु कभी निर्मित नहीं हो सकता। प्रेम का अर्थ ही यह है कि तू मैं गिर जाए और एक हो जाए। इसलिए लव से जब बोला था कि तुम बोलते बहुत हो, तो लव से का बोलने का मतलब यह था कि जो ट्रैवलर था वो प्रेम निर्मित नहीं कर पाया उस सीनरी के साथ, अपने और सीनरी के साथ। लव से तो आनंद भरी आंखों से देखता रहा, निहारता रहा सीनरी को, क्योंकि लव से ने प्रेम का सेतु निर्मित कर लिया था। कुछ बोला ही ना था कि सीनरी ऐसी कि फला की गंदी की सुंदर, शांत मौन निहारता रहा। यही
यही एक मात्र जरिया है आपके जीवन में प्रेम निर्मित करने का। जहाँ आप मौन हो जाए, जहाँ मौन हो ही जाएंगे, चुप ही हो जाएंगे। जैसे ही जजमेंट गिर जाएगी, जैसे ही आप जज करना बंद कर देंगे, चुप ही हो जाएंगे आप। कोई शब्द ही ना निकलेंगे। शब्द निकलेंगे कैसे? जब जज करेंगे तभी तो शब्द निकलेंगे मुंह से कि ये तो काला है, ये तो गलत है, ये तो सही आदमी है। ध्यान रहे, गलत को तो जज करते ही है, सही को भी जज कर लेते हैं। ये तो इतना भला आदमी है, हो गया जजमेंट, दे दिया आपने जजमेंट। ये तो इतना गिरा हुआ नीच आदमी है, ये भी हो गई जजमेंट, दे दी जजमेंट आपने। ये तो टॉपर व्यक्ति है, ये हो गई जजमेंट। भले ही टॉपर को अच्छी निगाहों से देखा जाता हो समाज में, लेकिन जजमेंट तो हो ही गई। मेरा जोर जजमेंट पर है, अच्छा बुरा इस पर जोर नहीं है, क्योंकि अच्छा बुरा बाद में आता है, पहले जजमेंट होती है। जजमेंट से ही अच्छा होता है या बुरा होता है। जजमेंट से ही भेद पड़ जाते हैं, तू मैं आ जाता है, पैदा हो जाता है, और प्रेम बिल्कुल ही मर जाता है। प्रेम जितना मरा हुआ रहेगा उतना आप मर मर कर जिएंगे, उतनी दुविधाएं आपके जीवन में रहेगी, उतना संघर्ष आपके जीवन में रहेगा। तो जजमेंट करना बंद कर दे। जजमेंट करना बंद कर देंगे तो तू मैं का भाव खत्म हो जाएगा। तू मैं का भाव खत्म हो जाएगा तो एकता अपने आप आ जाएगी, और एकता जब आ जाएगी, जब एक हो जाएंगे, तब प्रेम प्रकट होगा। वही है परमात्मा, वही है भगवान अल्लाह। प्रेम को ही नाम दे दो अल्लाह का, भगवान का, परमात्मा का। तो एक प्रेमी व्यक्ति का लक्षण हमेशा आप देखिएगा, उसके भीतर कभी तू मैं का भाव होता नहीं। एक प्रेमी व्यक्ति कभी जजमेंट करता नहीं। एक प्रेमी व्यक्ति कभी कुछ अच्छा बुरा नहीं करता, क्योंकि अच्छा बुरा करने के लिए पहले जजमेंट करनी होती है। आपको ये काम कर रहा है, वो आप कैसे पता लगाएंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? ज़रूर किसी न किसी धार्मिक किताब से देखेंगे कि इस धार्मिक किताब में इसे पाप माना गया है या पुण्य माना गया है, तो जजमेंट करने के लिए कसौटी निर्मित हो गई, जजमेंट अपने आप हो जाएगा। फिर एक बार मैं अपने दोस्त से मिलने गया, तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि हमारी एक क्लास की लड़की ए थी, तो उसने बोला कि ए के बारे में क्या विचार है आपके? अब मैं तो सवाल पर ही हैरान हो गया। मैं कहा ये कैसा सवाल है, बड़ा नया सवाल है। तो मैंने अपने दोस्त को बोला नो कमेंट्स। मेरे भीतर कुछ शब्द ही नहीं था उस लड़की के बारे में बोलूं क्या, आखिर बोलूं ही क्या। कुछ भी बोलने के लिए जजमेंट तो ज़रूरी है। ये लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसी है।
ऐसी है वैसी है बोलने के लिए भी पहले जज करना तो ज़रूरी है ना। जब मैंने कभी जजमेंट ही नहीं करा उस लड़की के ऊपर, तो शब्द ही कहाँ से पैदा होंगे उस लड़की के लिए मेरे भीतर। इसलिए मैंने अपने दोस्त को बोला नो कमेंट्स। मेरे दोस्त को बड़ी अटपटी बात लगी, नो कमेंट्स। समझ नहीं आई उसे, क्योंकि मेरा दोस्त हमेशा जजमेंट ही करता है दूसरों को लेकर। और ये केवल मेरे दोस्त की बात नहीं है, ये आपकी भी बात है। ये हर व्यक्ति की बात है। शायद प्रेमी मिलने बहुत कम है, इसलिए आप सभी की बात है। जहाँ प्रेमी होता है वहाँ जजमेंट ख़त्म हो जाती है, उसके भीतर जजमेंट ख़त्म हो जाती है। और जिस व्यक्ति के भीतर जजमेंट ख़त्म हो जाती है, उस व्यक्ति के भीतर उस व्यक्ति के साथ कोई भी रह लेना चाहता है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ रहने में कोई संघर्ष नहीं रह जाता, कोई अच्छा बुरा नहीं रह जाता, कोई दुख नहीं रह जाता, केवल आनंद और शांति का भाव होता है। आप भी ढूंढेगा कोई प्रेमी व्यक्ति। मैं तो यही कहता हूँ कि आप खुद प्रेमी हो जाए, जजमेंट ख़त्म कर दे, तू मैं ख़त्म कर दे, एकता ले आए। ईसा का वचन याद कर ले, डू नॉट जज। या लव से की वो कहानी जो मैंने अभी बोली, वो याद रखे कि कितना बोलता है। खैर, मुझे एक याद आया दो शब्दों के बीच में भेद करने के लिए। दो शब्द आपने अंग्रेजी के सुने होंगे, कंपैशन, सिंपैथी और एम्पैथी। दोनों में फ़र्क क्या है? सिंपैथी का अर्थ होता है कि सहानुभूति। आपने देखा होगा ना, जब आपके पड़ोस में कोई बीमार हो जाता है तो आपके मम्मी पापा या आप भी जाते होंगे मिलने, उससे मिलने, हाल चाल पूछने। क्यों जाते हैं, क्यों मिलने जाते हैं जब कोई बीमार हो जाता है? सहानुभूति देने, उसे एक हौसला देने कि जल्दी आप रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए। सहानुभूति में भी तू मैं का भाव बना रहता है, सिंपैथी में भी तू मैं का भाव बना रहता है। ये भाव कि तू अस्वस्थ है, बीमार है और मैं स्वस्थ हूँ, तो मेरी तेरे लिए दुआ कि तू रिकवर हो जाए। हालांकि दुआ करी, लेकिन दुआ उसके बेसिस पर थी, तू मैं के बेसिस पर थी। तू रुग्ण, मैं स्वस्थ, ये दिखाने के लिए दुआ करी थी। ये होती है सिंपैथी। सिंपैथी इज़ अ वेरी नेगेटिव टर्म। लेकिन एम्पैथी को समझाने के लिए मैं आपको एक बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ, आनंद भी था और भी भिक्षु थे, ध्यान कर रहे थे पेड़ के नीचे। तो एक व्यक्ति आया, इतने गुस्से में था कि थूक कर चला गया गौतम बुद्ध के सर पर। गौतम बुद्ध ने आंखें खोली, कपड़ा लिया और थूक साफ करी अपने सर पे से, और फिर वापस अपने ध्यान में बैठ गए। ये सारा दृश्य आनंद ने भी देखा था। तो ध्यान पूरा होने पर आनंद ने पूछा, भगवान आप आज्ञा देते, उसे अभी पता लगा देते, पता चल जाता उसे कौन है। तो बुद्ध बोले, बेचारा क्रोधी था, भाषा असमर्थ थी, इसलिए बोल ना सका, इसलिए थूक से बोल पाया। क्रोध में अक्सर यही होता है। आपने देखा होगा, कभी आप क्रोध में हो जाते हो तो शब्द निकलना बंद हो जाता है, या तो आप कोई तोड़ फोड़ सामान कर देते हैं या फिर गालियाँ निकलती है सीधी, या चीखना चिल्लाना होता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते।
जो आम तौर से बातचीत भाषा निकलती वो भाषा बंद हो जाती जब क्रोध के क्षण में आप आते हैं। तो गौतम बुद्ध ने यही बोला, भाषा असमर्थ हो गई थी उसकी, इसलिए बेचारा थूक से बोल पाया। देखो तो ज़रा हालत उसकी, क्या तुम महसूस कर सकते हो? क्या तुम जान सकते हो? बेचारा इतना क्रोधी था कि बोल ही ना सका, गूंगा हो गया, इसलिए थूका। इसे बोलता हूँ मैं एम्पैथी। गौतम बुद्ध ने तू मैं नहीं करा कि मैं शांत व्यक्ति तू क्रोधी व्यक्ति। गौतम बुद्ध उसके अंदर ही डूब गए। गौतम बुद्ध वह व्यक्ति ही हो गए तभी उस व्यक्ति के बारे में इतने अच्छे से जान सके। गौतम बुद्ध ऐसे जैसे गौतम बुद्ध और उस व्यक्ति में भेद ही ना रहा, अपनी आत्मा उसके शरीर में ले गए और समझ लिया। ये होता है एम्पैथी, ये होता है एक हो जाना। अगर आपको पीड़ा होती है तो मुझे भी पीड़ा होती है। आपको अगर दुख होता है तो रोना मुझे भी आ जाता है। ये होती है एम्पैथी। इस कहानी से एम्पैथी समझ आती है। जब दूसरा आनंदित होता है तो मेरे भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब दूसरा कंपटीशन में फर्स्ट आता है तो उसकी खुशी में मैं भी नाचता हूँ। जब दूसरा बीमार होता है, दुखी होता है, तब मुझे भी रोना आ जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तू बीमार है मैं स्वस्थ नहीं, मेरी आत्मा उसके शरीर में गई और मैंने जाना उसको क्या दर्द हो रहा है, उसके शरीर को क्या दर्द हो रहा है, क्या पीड़ा से गुजर रहा है उसका शरीर। वो मैंने अनुभव करा, मैंने जाना, देखा ही नहीं जाना, सुना ही नहीं समझा, अनुभव करा। ये होती है एम्पैथी। तू मैं का भाव गिर गया, जजमेंट गिर गया, एक हो गए, प्रेम निर्मित हुआ। तब एम्पैथी से मालूम पड़ा, समझा जाना। ये होता है प्रेम से एम्पैथी। ये होता है जब जजमेंट गिर जाता है, जब तू मैं गिर जाता है, तब। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।